नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश मिश्रा। मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। आज जिस चैप्टर के एमसीक्यू हम करने वाले हैं उसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोस्तों, टर्म 1 में 6 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है। तो दोस्तों, समय व्यर्थ नहीं करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पहला क्वेश्चन क्या है, जरा कह रहा है कि सही स्टेटमेंट को चूज करिए। भाई, कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिकॉर्ड करता है इनविजिबल आइटम का। बिल्कुल गलत। बैलेंस ऑफ ट्रेड तो सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम को रिकॉर्ड करता है, ये इनविजिबल आइटम को रिकॉर्ड नहीं करता। तो भैया, स्टेटमेंट एकदम गलत हो चुकी है आपकी। ट्रेड, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सिर्फ विजिबल लेता है, इनविजिबल नहीं लेता। अगला है, सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस ऑफ पेमेंट से एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल गलत। बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालने के बाद आता है। तो अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस रहा भी होगा तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालते टाइम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया होगा। अब अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ गया तो दोबारा से उस सरप्लस को आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहने का मतलब, ये है छोटा गोला, ये है बड़ा गोला। जब इस छोटे गोले को क्रॉस करोगे आप, तभी तो बड़े गोले के पार पहुंचोगे। तो एक बार आप बड़े गोले के पार पहुंच गए तो इस छोटे गोले के सरप्लस को इसको एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है और ये बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गई बात? ऑटोमेटिकली ही वो एडजस्ट कर चुका होता है। और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव आ गया, डेफिसिट में आ गया, तो इसका सरप्लस कुछ नहीं कर पाएगा इस डेफिसिट का, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एडजस्ट होने के बाद आया होगा। समझ में आ गई होगी मेरी बात आप लोगों को? तो ये वाला भी गलत हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अकोमोडेटिंग आइटम ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिए, दो तरह के आइटम होते हैं बच्चों। एक होते हैं ऑटोनॉमस और एक जो कि यहां लिखे हुए हैं अकोमोडेटिंग। जो ऑटोनॉमस आइटम होते हैं वो ये सोच के नहीं किए जाते कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या डिफरेंस, क्या असर पड़ने वाला है, ये सब सोच के नहीं किया जाता। ऐसे आइटम को बोलते हैं हम ऑटोनोमस आइटम। ये नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर करता है। इसको मतलब नहीं है कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो बात इससे मतलब ट्रांजेक्शन करने से, प्रॉफिट कमाने से। दूसरे कौन से होते हैं बच्चों? दूसरे होते हैं अकोमोडेटिंग आइटम। ये वो आइटम होते हैं जो इन ऑटोनोमस आइटम की वजह से अगर कोई डेफिसिट आया या सरप्लस आ गया बहुत ज्यादा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो ट्रांजैक्शन की जाती है उनको हम कहते हैं अकोमोडेटिंग आइटम। तो अकोमोडेटिंग आइटम बिल्कुल सही कह रहा है, ये कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होते हैं, ये कभी करंट अकाउंट में नहीं जाते। अच्छा जी, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल गलत। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी विजिबल आइटम है, इसलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर जाता है, ये कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा, करंट अकाउंट के अंदर जाएगा बच्चों। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। तो कंप्यूटर वहां से इसका आंसर होना चाहिए सी। बताइए जरा हमको। बिल्कुल सही बच्चों, सी आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, करंट अकाउंट जो है वो रिकॉर्ड करता है हर तरह की पेमेंट को, ऑल पेमेंट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज एंड ऑल रिसीट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो पेमेंट्स हैं उन्हें किस वाली साइड पे रिकॉर्ड करता है, यहां मेंशन करना है, फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए। एंड ऑल रिसीट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहां मेंशन करना चाहिए। मतलब दो फिल इन द ब्लैंक्स है, एक पहले वाले में क्या आना चाहिए, दूसरे वाले में क्या आना चाहिए। तो बच्चों हमेशा याद रखना कि जो पेमेंट होती है, जो पेमेंट होती है वो कहां आती है, डेबिट साइड में। और जो रिसीट होती है किसकी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, वो आती है हमेशा क्रेडिट साइड। तो पेमेंट जो हम करने वाले हैं उसे कहां रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, डेबिट में। और जो रिसीट आने वाली है उसे कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। बताइए कंप्यूटर जी, आंसर क्या होना चाहिए? आंसर नंबर बी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों फटाफट से। इफ वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ इनविजिबल इंपोर्ट, क्या होगा? ये कह रहा है कि विजिबल एक्सपोर्ट मतलब हमने गुड्स का विजिबली, गुड्स को एक्सपोर्ट किया, बेचा, एक्सपोर्ट किया है ना, विजिबल एक्सपोर्ट, हमने सामान को बेचा। एंड
ये ज्यादा है किससे? वैल्यू ऑफ इनविजिबल इंपोर्ट। और जो हमने इनविजिबली इंपोर्ट मतलब हमने यहां से सामान दूसरे देश में बेचा और दूसरे देशों से सर्विसेज ली, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दे रखी है। तो बैलेंस रिलेट्स टू, अच्छा इनका अगर कोई डिफरेंस आएगा, मतलब हमने जो सामान एक्सपोर्ट करा और जो वहां से सर्विस ली, उनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा? अरे कुछ नहीं आएगा, ये तो कुछ होता ही नहीं। विजिबल इनविजिबल सब जोड़ो एक्सपोर्ट को, विजिबल इनविजिबल सब जोड़ो इंपोर्ट को, तब निकल के आएगा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह। यहाँ तो एक का तो विजिबल ले रहे हैं, एक का इनविजिबल ले रहे हैं, इसका आपस में कोई संबंध ही नहीं है, तो ये डिटरमाइन ही नहीं हो सकता। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आंसर होगा हमारा डी। ये कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है, इससे कोई रिलेटेड रिजल्ट ही नहीं निकल के आ पा रहा है, तो आंसर इसका डी होना चाहिए। कंप्यूटर महाशय बताइए जरा। बहुत सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ट्रेड डेफिसिट इज 1500 करोड़, अच्छा जी ठीक है, एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स 3500 करोड़, अच्छा जी, तो ट्रेड का बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट हो गया, ट्रेड डेफिसिट आ गया। तो डेफिसिट है 1500 करोड़ का और इंपोर्ट करा है हमने 35 का, हमें एक्सपोर्ट बताना है। अच्छा एक्सपोर्ट 2000 करोड़ का है, अच्छा ये भी दे रखा है, अब ये बताना है कि सही है या गलत है। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। तो जो ट्रेड डेफिसिट होता है उसका फॉर्मूला होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट है 3500 का, एक्सपोर्ट है 1500 का, माइनस करा 2000 आया, आंसर में ट्रू लिख दो बिना किसी टेंशन के। कंप्यूटर महाशय बताओ जी। बिल्कुल सही, ट्रू आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। यूनिलैटरल ट्रांसफर, बच्चों इसका मतलब जानते हो? इसे कहते हैं एक तरफा भुगतान। जब एक देश से दूसरे देश को कोई ऐसी पेमेंट मिले जिसके बदले में दूसरे देश को कुछ देना ना पड़े, जैसे गिफ्ट हो गया, ग्रांट हो गया। सपोज करो अभी अफगानिस्तान में हमला हुआ है तो हमने जाके अफगानिस्तान की कुछ हेल्प कर दी। सपोज करो अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम आई और हमने उसकी हेल्प कर दी। इंडिया में कुछ प्रॉब्लम आई और किसी दूसरे कंट्री ने हमारी हेल्प कर दी। तो ये सब चीजें क्या होती हैं बच्चों? यूनिलैटरल ट्रांसफर। एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जाती है, बदले में कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होता। अच्छा जी, तो ये कहां आते हैं? करंट अकाउंट में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं, दोनों में आते हैं, या नन ऑफ दीज? तो बच्चों इसका आंसर याद रखना हमेशा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वो ट्रांजैक्शन है जिसमें विजिबल इनविजिबल आते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आते हैं और इनकम्स आती है। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर करंट अकाउंट के अंदर। तो आंसर क्या होना चाहिए भाई? आंसर नंबर ए। दिखाओ जी फटाफट से, आंसर नंबर ए आ गया आपका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज 5000 करोड़। भाई हमने जो सामान एक्सपोर्ट करा वो था, चलो छोड़ो सीधा ही लिख देते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये तो सेकंडों में सॉल्व हो जाता है। तो भैया हमने यहां से इसको हटा दिया। अच्छा जी, सीधा कर देंगे सॉल्व हम तो। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट दे रखा है 5000 करोड़ का, इतने का एक्सपोर्ट करा, इंपोर्ट करा इतने का, और बैलेंस ऑफ ट्रेड दिखाना है। अब ये बताना है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, मतलब सरप्लस आएगा या फिर डेफिसिट आएगा। तो बच्चों अगर इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो तब तो डेफिसिट आता है, और अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो तो सरप्लस आता है, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा आएगा ना, ज्यादा पैसा आया है और गया पैसा कम है। तो भैया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको x माइनस एम भी कह सकते हो आप, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1950, और 1950 सरप्लस, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, नुकसान तो हुआ नहीं है। इट मींस ए इज द आंसर। बाकी सारे के सारे गलत हो गए आपके। देखो जी आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा ए आ गया। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान। विच ऑफ द फॉलोइंग, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो मैंने बताया था करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर और इनकम्स, जो भी हम दूसरे देशों से कमाते हैं। तो देखते हैं भाई, तो करंट अकाउंट में ट्रेड आता है, इनविजिबल आता है, इन्वेस्टमेंट इनकम आती है, ऑल ऑफ द अबव आर द कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। और चौथा ऑप्शन क्या है?
सारे के सारे कंपोनेंट है करंट अकाउंट के, तो हमें चौथे वाले पे लिखना है, क्लिक। अच्छा पूछा तो नॉट है, अरे भैया अब हमने तो क्वेश्चन पढ़ लिया बिना नॉट के हिसाब से, तो जब नॉट दे रखा हो मतलब कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो ये सारे के सारे तो कंपोनेंट हैं ही, तो क्वेश्चन नॉट के हिसाब से नहीं, बिना नॉट के हिसाब से बनना चाहिए था। बट अगर नॉट के हिसाब से भी आया हुआ है तो आप यहां पर कौन से ऑप्शन को क्लिक करोगे, ये तीनों के तीनों ऑप्शंस जो है वो उसके कंपोनेंट होते हैं, और चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ये सारे के सारे उसके कंपोनेंट हैं, तो आपको इस चौथे वाले को ही क्लिक करना है। मतलब अगर यहां नॉट लिखा होता तब भी आप चौथा वाला ही आंसर लगाते, और अगर नॉट नहीं लिखा होता तब भी आप चौथा वाला ही आंसर लगाते। विन विन सिचुएशन है आपकी यहां पर, तो आपके नंबर तो इस वाले में पक्के मिलने ही मिलने थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया जी बच्चों, डी हो गया इसका। अब आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिया आउटसोर्सेज वॉइस बेस्ड सर्विसेज। अब सर्विस ले रहा है तो ये तो सर्विसेज ही आएंगी। अच्छा, एंड रिकॉर्ड कीपिंग ऑन अ लार्ज स्केल, दिस विल बी कंसीडर्ड एज। इंडिया क्या कर रहा है, बहुत सारी सर्विसेज आउटसोर्स करवाया और रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा है दूसरे कंट्रीज के लिए। तो भाई ये क्या होगा, कहां पर आएगा, क्या ये विजिबल आइटम है, नहीं। क्या ये मर्केंडाइज है, नहीं। क्या ये इनविजिबल आइटम है, हाँ जी ये इनविजिबल आइटम है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका सी। बी और सी दोनों नहीं हो सकता, तो कंप्यूटर वहां से आंसर बताइए इसका। बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो गया आपके लिए सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर ट्रेड डेफिसिट दे रखा है 1500 करोड़ का, मतलब 1500 करोड़ का डेफिसिट है बच्चों, और एक्सपोर्ट दे रखा है बच्चों 5500 का, तो इंपोर्ट निकालना है। तो बच्चों हमें पता है कि अगर डेफिसिट आता है तो इंपोर्ट ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा। तो भाई अगर आपको इंपोर्ट निकालना है तो एक्सपोर्ट में सीधा सीधा इसको प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो सेकंडों में आंसर निकालना सिखा रहा हूं कि भाई अगर आपका डेफिसिट है और आपको इंपोर्ट निकालना है और आपको एक्सपोर्ट दे रखा है, तो एक्सपोर्ट में डेफिसिट को प्लस कर दो, 7000 पे टिक कर देना, आंसर आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो भाई, ट्रेड डेफिसिट इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्स माइनस एम हो गया। तो ट्रेड डेफिसिट कितना आ गया भाई 1500, आपका एक्सपोर्ट है कितना 5500, और इंपोर्ट कितना है भाई, ये तो हमें निकालना है। इंपोर्ट कितना है भाई 5500। अब डेफिसिट नेगेटिव में है हमारा, तो नेगेटिव आ जाएगा। इस इंपोर्ट को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 5500 प्लस 1500 हो जाएगा, आंसर आपका दोबारा से 7000 ही आ जाएगा बच्चों। तो आंसर देखिए, आंसर नंबर हमारा बी हो गया 7000। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अ डेफिसिट इन डैश कैन बी कवर्ड बाय सरप्लस इन व्हाइल द रिवर्स कैन नॉट बी डन। अरे वाह, अभी हमने डिस्कस करा था, ध्यान दो जरा। ये कह रहा है किसका डेफिसिट किसके डेफिसिट से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता। तो मैंने बताया आपको, आप ध्यान दीजिए, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट आता है तो वो एडजस्ट हो सकता है किससे, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। बट अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आता है तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड से एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालने से पहले ही निकाला जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस ऑफ पेमेंट से एडजस्ट कर सकते हैं, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस ऑफ ट्रेड से एडजस्ट नहीं कर सकते, मतलब इसके डेफिसिट को। इट मींस इसका डेफिसिट इससे एडजस्ट हो सकता है, इसका डेफिसिट इससे एडजस्ट नहीं हो सकता। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी कवर्ड बाय द सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट व्हाइल द रिवर्स कैन नॉट बी डन, एंड बी इज द आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा बच्चों, 11वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन से कंपोनेंट हैं, देखते हैं भाई।
भाई कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर वो चीजें आती हैं जब आप या तो बोरिंग्स करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो। अच्छा जी, तो बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल बिल्कुल सही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये भी। तो ऑल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो भैया ये सारे के सारे कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट होते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या हो गया भैया? डी। मतलब कैपिटल अकाउंट में सारी की सारी चीजें आती हैं, ये तीनों की तीनों चीजें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ, मतलब किसी दूसरे कंट्री से हमने लोन वगैरह लिया, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करा, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन बिलो। ये ध्यान देने वाली बात है, करेक्ट वाली नहीं, इनकरेक्ट वाली देखनी है। तो पहले देखते हैं पहले वाली करेक्ट है इनकरेक्ट है। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम आईएमएफ विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। अब ये नहीं बताया कौन से की साइड, लेकिन ये पता है हमें कि अगर पेमेंट होगी तो डेबिट में आएगी। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, मतलब इनकरेक्ट वाली तो नहीं है। सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू अ स्टेट वेयर डेबिट साइड एक्सीड्स क्रेडिट साइड। कह रहा है अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस आ जाए तो इसका मतलब है कि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। बच्चों यही हमारा आंसर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड का मतलब क्या होता है भाई? पेमेंट, और क्रेडिट साइड का मतलब होता है रिसीट्स। और ये कह रहा है सरप्लस में डेबिट साइड ज्यादा होती है, तो गलत हो गया। तो ये भी आंसर है। आगे का भी पढ़ लेते हैं, क्या पता उसमें कुछ और दे रखा हो। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिक्रीज द एक्सचेंज रेट, ये भी सही है। और डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी आइटम्स इंप्रूव स्टेट बैलेंस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी तो हमारी कंट्री का ट्रेड जो है वो इंप्रूव होगा, क्योंकि दूसरे देशों के लिए हमारे यहाँ का सामान सस्ता हो जाएगा। और सी वाले पॉइंट को समझा दूं एक बार, नहीं तो आप कहोगे सर ये पॉइंट नहीं बताया हमको। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर दूसरे देशों से हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। डिक्रीज द एक्सचेंज रेट, इसकी वजह से एक्सचेंज रेट बढ़ जाए कम हो जाएगा, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू इंप्रूव हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास दूसरे देश की करेंसी की मात्रा बढ़ जाएगी, रिजर्व बढ़ जाएगा, और हम मौजा ही मौजा सिचुएशन में आ जाएंगे, विन विन सिचुएशन। या हमें अगर कुछ भी खरीदना होगा तो प्लेंटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास पहले से रहेगा, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों, कौन से पे स्टार लगाया हमने? बी पे। तो कंप्यूटर भैया बताओ जरा कौन सा आंसर है? अरे वाह, बहुत समझदार है हमारे कंप्यूटर भैया, सही आंसर बता देते हैं हर बार। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन नंबर है 13। हाउ इज द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्ट व्हेन गवर्नमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड? ये कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर सरकार सीधा उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो भैया कुछ भी फर्क पड़ सकता है, प्लस भी हो सकता है, मतलब तो सरकार की मर्जी है ना, वो प्लस में भी करवा सकती है उसको, माइनस में भी करवा सकती है, और बैलेंस्ड भी हो सकता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है। इंप्रूव हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये ट्रेड बैलेंस पे डिपेंड करेगा, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों बिल्कुल ये तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है। अगर ऑल ऑफ द अबव लिखा होता तो टिक कर देते, नन ऑफ द अबव लिखा है तो भी इसी पे टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नहीं सारे होने चाहिए। अब किसी एक पे टिक कर देंगे तो दूसरा वाला बुरा मान जाएगा। अब हम ये नहीं चाहते कि दूसरा वाला बुरा माने, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। भैया कंप्यूटर महोदय बताओ जरा आंसर क्या है हमारा? डी। बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर बता दिया हमने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या कहता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस रेफर्स टू एक्सेस ऑफ। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर सरप्लस है बच्चों, मतलब फायदे का सौदा हो रहा है, यहां पर सरप्लस में आ गया है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो क्या दिखा रहा है ये? अगर सरप्लस होगा तो ज्यादा क्या होगा, रिसीट या पेमेंट? सिंपल सी बात है, रिसीट्स की बात कर रहे होंगे, लेकिन अब देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है। यहां पर करंट अकाउंट पेमेंट ओवर करंट अकाउंट रिसीट्स, तो पेमेंट ज्यादा है रिसीट कम है, नहीं हो सकता। कैपिटल अकाउंट पेमेंट ओवर कैपिटल अकाउंट रिसीट्स, ये भी नहीं हो सकता।
भाई बात यहां पर सरप्लस की हो रही है। अब कह रहा है ऑटोनोमस पेमेंट्स ओवर ऑटोनोमस रिसीट्स, यहां पर भी पेमेंट ज्यादा और रिसीट कम कर दी, तो सरप्लस तो हो ही नहीं सकता। सरप्लस तो तभी होगा जब रिसीट ज्यादा होगी और पेमेंट कम होगी। चौथा ऑप्शन पढ़ो, ऑटोनोमस रिसीट्स ऑटोनोमस पेमेंट्स, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो भाई दो तरह की मैंने बताई थी, ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम। तो ऑटोनोमस वो होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, सरप्लस में जा रहा है, डेफिसिट में जा रहा है, इस चीज को ध्यान में रख के नहीं किए जाते। और एकोमोडेटिंग आइटम होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस या डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए किए जाते हैं, ठीक करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए कोशिश की जाती है। तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा। तो भाई देखो जरा फटाफट से क्या आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, आंसर नंबर डी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन। अब हमारी करेंसी क्या हो रही है भाई, डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब सस्ती हो रही है किसी दूसरे देश की करेंसी के क्वेश्चन कंपैरिजन में, लीड्स टू इंप्रूवमेंट ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब कह रहा है इसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो जाएगा। तो भाई आप लोग बताओ, अगर भारत की मुद्रा, भारत की करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, डाउन हो जाए, तो बाहर के लोग यहां पर आके खरीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर हमारे यहां से एक्सपोर्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। भाई सपोज करो आप यूएसए में बैठे हुए हो, आप यूएसए के नागरिक हो, और आपको पहले भारत से कोई सामान खरीदने के लिए जब आप $1 पे करते थे तो आपको 70 रुपए का सामान मिल जाता था, और अब आप $1 पे करते हो तो आपको 75 रुपए का सामान मिल, मतलब आपको सीधा सीधा हर ट्रांजेक्शन पे, हर डॉलर पे 5 रुपए का फायदा हो रहा है। तो आप ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे ना, ज्यादा इंपोर्ट करोगे ना वहां से, यूएसए से, और भारत के लिए वो ज्यादा क्या बन जाएगा, एक्सपोर्ट बन जाएगा। और जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा क्या हो जाएगा जी, इंप्रूव हो जाएगा। तो कह रहा है अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव होता है। भाई बिल्कुल सही बात है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो कंप्यूटर जी बताओ जरा आंसर क्या है, एकदम ट्रू है। अब आते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पे, एकदम एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या चल रहा है भाई, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, दोनों एकदम जो रिसीट है और जो पेमेंट है टोटल वो सब बराबर है। अच्छा जी, सिचुएशन इक्विलिब्रियम की आ गई। देयर विल बी डेफिसिट इन आइदर ऑफ द अकाउंट। अब ये कह रहा है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस है तो हमें ये बताओ कि करंट अकाउंट में डेफिसिट हो सकता है या फिर कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट हो सकता है, ऐसा कुछ बताना है हमें। अच्छा जी, डेफिसिट इन विच अकाउंट विल बी कंसीडर्ड एज बेटर। अच्छा, ये भी नहीं पूछा इन्होंने कि कौन से में डेफिसिट होगा, ये कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बैलेंस्ड है, तो कौन से अकाउंट का डेफिसिट बेटर माना जाएगा। तो बच्चों अगर मैं बताऊं तो दोनों अकाउंट का ही डेफिसिट बेटर नहीं होता। भाई डेफिसिट तो डेफिसिट है, चाहे वो करंट अकाउंट में हो चाहे वो कैपिटल अकाउंट में हो, बट इन्होंने हमसे पूछा है तो बताना पड़ेगा विच विल बी बेटर। तो बच्चों याद रखना, जो करंट अकाउंट होता है उसके डेफिसिट को बेटर नहीं माना जाएगा। जो कैपिटल अकाउंट है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है, तो कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट से आप काम चला सकते हो, करंट वाले में डेफिसिट नहीं होना चाहिए। अगर हमें दोनों को कंपेयर करना पड़े तो वी विल एग्री दैट चलो कैपिटल में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, करंट में डेफिसिट ना हो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि करंट में तीनों आइटम आते हैं भाई, चारों बल्कि, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर, और चौथी चीज जो हमारी इनकम है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम अपने देश के सारे खर्चे प्रॉपर चला रहे हैं, हमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट का मतलब हो गया कि कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिर किसी भी चीज के लिए हमें अपनी बोरोइंग्स को इंक्रीज करना पड़ गया, तो ये वाला चल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो विच अकाउंट विल बी कंसीडर्ड एज बेटर, तो आपका आंसर आना चाहिए बी बच्चों। तो देखो जरा आंसर हो गया आपका बी। अब अगले क्वेश्चन पे चलो भाई, फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट टू बी इन इक्विलिब्रियम, हम चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम में हो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हैपन। अगर हम चाहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो हमें क्या क्या करना होगा।
सरप्लस इन करंट अकाउंट इक्वल टू डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट। ये कह रहा है कि करंट अकाउंट में अगर सरप्लस है तो कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट होगा। भाई एक में प्लस का 100 है, दूसरे में माइनस का 100 है, एडजस्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो पहला वाला आंसर बन सकता है, लेकिन सिर्फ पहला वाला पढ़ के अगर आप टिक लगाए आओगे तो हो जाएगी गड़बड़। आगे वाले भी पढ़ने जरूरी हैं भाई, 40 में से 40 लाने हैं तो चारों ऑप्शन पढ़ने जरूरी हैं। दूसरा ऑप्शन पढ़ो, क्या पता उसमें कुछ ऐसा दे रखा हो, या सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो दूसरे वाले को पढ़ना जरूरी है। सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट इक्वल टू डेफिसिट इन करंट अकाउंट, अरे उसी बात को जस्ट रिवर्स करके लिख दिया है। ये कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट का सरप्लस करंट अकाउंट के डेफिसिट के बराबर। तो भाई दोनों ही बातें सही हो रही हैं। इसका मतलब आइदर ए और बी, एक प्लस 100 दूसरा माइनस 100, या फिर ये वाला प्लस 100 दूसरा माइनस 100, बात तो वही होगी। तो दोनों अकाउंट में किसी में भी पॉजिटिव और किसी में भी नेगेटिव हो सकता है, बस दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या आएगा बच्चों, बैलेंस्ड आएगा। तो आइदर ए और बी इज द करेक्ट आंसर, चाहे दोनों साथ में नहीं हो सकते, या तो ए होगा या बी होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री। मतलब जब सेकेंड वेव आई कोविड-19 की तो हुआ क्या, इंडिया रिसीव्ड मेडिकल इक्विपमेंट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। बहुत सारे कंट्रीज ने हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिए और जो वेंटिलेटर्स होते हैं वो प्रोवाइड करें। ऑन विच अकाउंट एंड विच साइड इट विल बी रिकॉर्डेड। तो ये कहां जाना चाहिए और किस तरह, भाई देखो मिल रहा है मतलब रिसीप्ट हो रही है, तो रिसीट होगी तो आंखें बंद करके क्रेडिट साइड में जाना ही जाना चाहिए, ये तो आपको पता लग गया। अब करंट में जाएगा या कैपिटल में जाएगा, भाई उन लोगों ने हमें गिफ्ट दिया है तो लायबिलिटी वगैरह तो नहीं हो रही हमारी कुछ भी, तो ये जाना चाहिए किसमें बच्चों, करंट अकाउंट में। और साइड कौन सी होनी चाहिए, क्रेडिट वाली साइड। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो भाई क्या आंसर होना चाहिए, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई देखो जितने क्वेश्चन करा दिए जा रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, और अगर सारे क्वेश्चन कर लिए तो नंबर आने वाले पूरे में से पूरे। देखो भाई, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम ऑन द इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो भाई मोदी जी की तारीफ कर दो यहां पर थोड़ी सी। कह रहा है कि अगर मेक इन इंडिया प्रोग्राम इंडिया में चलाया जाएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो भाई मेक इन इंडिया का मतलब हुआ कि इंडिया में वो चीजें जिनको आप बाहर से खरीद रहे थे उनको आप इंडिया में ही बनाने लग जा रहे हो, इसे कहते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो अगर मेक इन इंडिया प्रोग्राम की बात की जाएगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा अच्छा हो जाए, क्योंकि अगर हमें वही सामान बाहर से पहले इंपोर्ट करना पड़ता था, खरीदना पड़ता था, बट अब हमें उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, अब तो हम उसे खुद ही बना ले रहे हैं। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होने वाला है, यहां पर इंप्रूव होने वाला है। ए इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई क्या आंसर होना चाहिए, बहुत बढ़िया, ए इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ भी अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसमें फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम मतलब हम सरप्लस की तरफ जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों बराबर है, रिसीट और पेमेंट, और डिसइक्विलिब्रियम मतलब या तो रिसीट ज्यादा है या पेमेंट ज्यादा है, और फेवरेबल का मतलब सरप्लस में है। लीड्स टू क्या होगा, इसकी वजह से हमारा ऑफिशियल रिजर्व आरबीआई के साथ बढ़ जाएगा, ये हमारे ऑफिशियल रिजर्व को घटा देगा, या फिर कोई चेंज नहीं आएगा। भाई देखो ऑफिशियल रिजर्व ऑफ आरबीआई का मतलब होता है आरबीआई ने अपने पास फॉरेन करेंसीज का एक अमाउंट रखा हुआ है रिजर्व की फॉर्म में, रिजर्व की फॉर्म में। अब ये कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को सरप्लस में ले जाना है, मतलब हम अपने ऑफिशियल रिजर्व को डिक्रीज कर रहे होंगे, तभी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में ले जाया जाएगा। ये ट्रांजैक्शन है कौन सी, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, जो
डेफिसिट वाले बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए की जाती है बच्चों। तो इसकी वजह से आंसर आना चाहिए कि हमारा जो ऑफिशियल रिजर्व है वो आरबीआई को कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। एंस बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बच्चों। और इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता, नो चेंज वाली बात भी नहीं आएगी, बोथ ए एंड बी भी पॉसिबल नहीं है। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों नहीं हो सकता क्योंकि सरप्लस की बात की जा रही है, फेवरेबल की बात की जा रही है। अगर दोनों की बात कर रहे हो तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता था, ठीक है। सिर्फ फेवरेबल की बात कर रहा है इसलिए सिर्फ बी वाला ही आंसर आएगा बच्चों। तो आंसर देखिए जरा, इसका आंसर हो गया बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है? एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन हमारे यहाँ के लोग और दूसरे के यहाँ के लोग, मतलब दूसरे कंट्री के लोग। ये क्या होता है बच्चों? ये सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है। याद करो किस चीज की डेफिनेशन है, ये चैप्टर में पढ़ाया है मैंने आपको। ये डेफिनेशन है बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट की। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर सारी की सारी ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है। अगर विजिबल इनविजिबल अलग अलग मेंशन किया होता तो हम बाकी ऑप्शंस पे जा सकते थे, बट बाकी ऑप्शन नहीं हो सकते। ए इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर जी फटाफट से, अरे बाप रे बाप, जंप करके आया आंसर, ए आंसर आ गया हमारा। भाई अगले क्वेश्चन पे फटाफट से चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नंबर लाने हैं पूरे में से पूरे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है बच्चों? तो बच्चों पहला वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, आप कहोगे सर ये तो हमारे टर्म 1 में है नहीं बच्चों, इसीलिए आपको स्पेशली बना के दिया। स्टॉक और फ्लो के बारे में पता होना चाहिए आपको कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा कॉन्सेप्ट है, ये स्टॉक है या फिर फ्लो है। स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट पूरी इकोनॉमिक्स में काम आने वाला है, पूरे साल काम आने वाला है, इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लीजिए बच्चों। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बच्चों, ये निकाला जाता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो स्टॉक तो नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? फ्लो। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? आंसर नंबर बी। अरे भाई साहब जंप करके आ रहे हैं आंसर फटाफट से। तो आंसर नंबर बी आ गया इसका। फ्लो कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बच्चों थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के आप सारे के सारे एमसीक्यू कवर कर सकते हो। तो बस सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। फटाफट से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। यूनिलैटरल ट्रांसफर का दूसरा नाम क्या है? बच्चों यूनिलैटरल और बाइलैटरल में डिफरेंस क्या होता है? यूनिलैटरल मतलब एक तरफा, जब एक तरफ से दूसरी तरफ तो गई चीज लेकिन दूसरी तरफ से वापस नहीं आई, उसे कहते हैं यूनिलैटरल। तो बाइलैटरल तो हो ही नहीं सकता इसका ऑप्शन। अच्छा अनरिक्वेटेड भी कोई चीज नहीं होती तो उसको भी हटा दो। बोथ ए एंड बी तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ए तो आंसर ही नहीं है हमारा। वन वे ट्रांसफर, और मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को, जब एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांजैक्शन जाती है और वापसी में कुछ नहीं मिल रहा होता उसे कहते हैं हम यूनिलैटरल ट्रांसफर। और जब दोनों तरफ से ट्रांजैक्शन होती है तो उसे कहते हैं हम बाइलैटरल ट्रांजैक्शन। तो आंसर हो गया बच्चों हमारा आंसर नंबर बी। बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैलेंस ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी। अब ये कह रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो बैलेंस है वो कैसा हो सकता है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, ये कैसा भी हो सकता है, ये सरप्लस में भी आ सकता है, ये डेफिसिट में भी आ सकता है, और ये बैलेंस्ड भी हो सकता है। तीनों ऑप्शन हो सकते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं हमें कौन सा वाला दिया है। तो अच्छा जी, हमें तो तीनों ही दे दिए हैं इसने, और तीनों ऑप्शन लिखने के लिए एक चौथा ऑप्शन भी दे दिया है। तो हम किस पर टिक लगाएंगे? डी पे, ना ए पे ना बी पे ना सी पे, क्योंकि डी कह रहा है कि ये तीनों जैसे में से किसी के जैसा भी हो सकता है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी बच्चों। फटाफट से 25वां क्वेश्चन हमारे पास आ जाना चाहिए भाई। 25वां क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ऑन। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन किस में होती है बच्चों? तो ट्रांजैक्शन दो तरह की बताइए मैंने आपको, एक ऑटोनोमस एक अकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट होती हैं, और जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होती है बच्चों, वो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के द्वारा अगर कोई रायता फैलाया गया, मतलब कोई डेफिसिट या सरप्लस है, तो उस रायते को ठीक करने के लिए होती है। तो देखें जरा यहां क्या रायता है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, क्या रियल अकाउंट? बच्चों यहां अकाउंटेंसी नहीं चल रही है भैया, अकाउंट्स वाले बच्चों के लिए नहीं है ये वाला क्वेश्चन।
रियल अकाउंट नहीं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, या बोथ बी एंड सी। तो बच्चों ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ध्यान में रख के नहीं की जाती, मतलब इंडिपेंडेंट होती हैं। इन ट्रांजैक्शन की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब डी आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में भी हो सकती हैं और कैपिटल अकाउंट में भी हो सकती हैं। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका? डी आंसर। तो आ जाओ भाई फटाफट से, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भाई कह रहा है एक्सपोर्ट ऑफ मशीन इज रिकॉर्डेड ऑन द। तो भाई एक्सपोर्ट ऑफ मशीन कहां पर आएगा? तो बच्चों दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर और इनकम्स। तो भाई यहां पर विजिबल चीज का ट्रांसफर हो रहा है और हमें यह भी बताना है कि ये क्रेडिट साइड में जाने वाला है, डेबिट साइड में, ये वाला ऑप्शन भी देख रहा है। तो बच्चों याद रखना, जब भी पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड में और जब पैसा जाएगा तो डेबिट साइड में। तो एक्सपोर्ट करने की वजह से पैसा आ रहा है या जा रहा है? भाई एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, इसका मतलब क्रेडिट साइड होना चाहिए। तो डेबिट वाले दोनों नहीं हो सकते। अब क्योंकि ये मशीनरी है, मतलब विजिबल आइटम है, तो करंट कैपिटल अकाउंट भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा? बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई फटाफट से, बी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज। बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या कोई दूसरा नाम भी है? देखते हैं भाई। बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट तो अलग अलग चीजें हैं। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड कहते हैं? जी हाँ, ये इसका दूसरा नाम है। क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड को ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं? बट ट्रेड को इधर, बैलेंस को इधर ले गए। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये भी आंसर है। तो ए और सी यहां लिखा हुआ है, डी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर जी आंसर बताइए फटाफट से, डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। तो मतलब दो ट्रांजैक्शन दे रखी है, कह रहा है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी कहां रिकॉर्ड होगा और बोरोइंग्स कहां रिकॉर्ड होगी। तो अभी हमने मशीनरी के एक्सपोर्ट की बात करी है बच्चों, तो अब कह रहा है इंपोर्ट। तो अगर एक्सपोर्ट करंट अकाउंट में जाएगा तो इंपोर्ट भी करंट अकाउंट में जाएगा। लेकिन जो बोरोइंग्स होती हैं ये कैपिटल ट्रांजैक्शन होती है बच्चों, तो कैपिटल ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो पहला वाला ऑप्शन हुआ करंट और दूसरा वाला हुआ कैपिटल। तो ए ही हमारा आंसर है, बाकी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर जी आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन डिपेंड ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा है कि ऐसी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो दूसरी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पे डिपेंड होती है बच्चों। तो ऐसी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन मतलब ये वो ट्रांजैक्शन है जब किसी ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, सरप्लस, डेफिसिट कुछ आ जाए तो उसको करेक्ट करने के लिए ट्रांजैक्शन की जाती हैं। तो देखो जी, तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन डिपेंड ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। क्या ये करंट अकाउंट होती है? नहीं। कैपिटल अकाउंट होती है? नहीं। ऑटोनोमस होती है? नहीं। इनको हम बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो बच्चों इसका आंसर होना चाहिए डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अ कंपनी लोकेटेड इन इंडिया रिसीव लोन फ्रॉम कंपनी लोकेटेड अब्रॉड। भाई इंडिया की एक कंपनी है, उसने बाहर की एक कंपनी से लोन ले लिया। अब इसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ये बताना है। तो बच्चों लोन जो होता है वो बोरोइंग्स होता है और बोरोइंग्स जो होती है वो कैपिटल अकाउंट में आती हैं। अब क्रेडिट है या डेबिट है, तो बच्चों ध्यान रखना पैसा जब भी आएगा क्रेडिट में जाएगा। ध्यान रखना, डेबिट पैसा जब भी जाएगा डेबिट में आएगा। तो जब लोन ले रहे हो तो देश में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा आ रहा है मतलब क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट वाले ही ऑप्शन है, डेबिट वाले तो भूल जाओ। और क्योंकि बोरोइंग्स है इसलिए करंट अकाउंट भी भूल जाओ। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी हमारा आंसर
आ चुका है। तो बच्चों जब भी आप वीडियो को लेके बैठते हो तो कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, ताकि ये क्वेश्चन आपको याद होते रहे और आप इनको नोट करते रहो। और एमसीक्यूज को रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। तो कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर होगा तो सारे के सारे एमसीक्यू आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे बच्चों। तो अपने दोस्तों से अगर आप इसको डिस्कस करोगे तो ये आपको बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। 4 दोस्त बैठ गए और पूछा, हाँ भाई ये बता करंट अकाउंट क्या होता है, हाँ भाई कैपिटल अकाउंट क्या होता है। जैसे ही आप डिस्कस करोगे ना, वो चीजें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में मेमोराइज होते चले जाएंगी और आप एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे और ना गलती करोगे। और 4 लोगों का दिमाग जब लगेगा तो हो सकता है आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी आ जाए और क्रॉस क्वेश्चनिंग में आप आंसर सही दे जाओ। और इसकी वजह से एग्जाम वाला क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। आपकी गलती कोई दोस्त पकड़ सकता है आपका, और आप उसकी गलती पकड़ सकते हो और उसको सुधार सकते हो। तो डिस्कशन करिए और एमसीक्यू में 40 में से 40 मार्क्स लेके आइए। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें असर्शन एंड रीजन और हमारी केस स्टडीज होंगी। थैंक यू दोस्तों।